नमस्कार, NSN9 न्यूज़ के आज के पॉडकास्ट और इंटरव्यू में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे हम एक अहम मुद्दे की जो पूरे भारत में गरमाया हुआ है और जिसकी आग हर समाज तक फैली हुई है। हम बात करेंगे आज UGC की। हालांकि UGC का जो नया बिल है, जब उसको बनाया गया या उसमें अमेंडमेंट किया गया, तब उस अमेंडमेंट के पीछे बनाने वालों की सोच कुछ और रही होगी या किसी और सोच के साथ में उसको बनाया गया होगा। लेकिन जब वो धरातल पे आया तो उस सोच के साथ में सबसे बड़ा जो किया गया वो किया गया सिर्फ और सिर्फ विरोध का सामना। सवर्ण समाज कहता है ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे अधिकारों पे कुठाराघात है, हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, या हमें जिस शिक्षा के मंदिर में हम पढ़ने के लिए आए हैं वहीं से राजनीति और लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। इन्हीं सभी तमाम सवालों को लिए, इन्हीं सभी तमाम सोच को लिए हुए सवर्ण समाज के जो प्रतिनिधि हैं, समाज के जो संगठन हैं, वो अपनी अपनी आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक उठा रहे हैं और हर वो कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के कानों पे ये बात पहुँचे, और इसके लिए वो हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार हैं और हर किसी भी स्थिति तक जाने के लिए भी तैयार हैं। बात चाहे दिल्ली की हो, जंतर मंतर की हो, रामलीला मैदान की हो, जयपुर की हो, भोपाल की हो, रायपुर की हो, या देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं की भी हो, इस UGC बिल ने दो धड़े बांट दिए हैं, जिसमें एक धड़ा सवर्ण समाज का आता है और दूसरा धड़ा SC ST का आता है। जहाँ पे SC ST इसको अपने लिए वरदान समझ रही है, तो सवर्ण समाज इसको अपने लिए अभिशाप समझ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों के लिए आज हम स्टूडियो में खास मेहमान के साथ में हैं और सीधी उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं की जुबानी से बात करेंगे कि आखिर इस बिल में इतना विरोध क्यों है, क्यों एक बिल के लिए एक समाज को, एक कम्युनिटी को सड़क पे उतरना पड़ रहा है, सरकार को जगाना पड़ रहा है और अपनी बातों को मनवाने के लिए आंदोलन तक भी जाने के लिए धमकी देनी पड़ रही है। तो हम सीधे लिए चलते हैं आपको। सबसे पहले हमारे साथ में आज के स्टूडियो में मौजूद है महिपाल सिंह मकराना जी, जो राजपूत करनी सेना के संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं और पूरे राजस्थान में और इंडिया में राजपूत करनी सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि समाज को जगाने के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना सोए हुए लोगों को उठाने के लिए। हम चलते हैं। महिपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। महिपाल जी, सबसे पहले सवाल जवाब होगा, उससे पहले राजपूत करनी सेना का नाम आता है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक ऐसी छवि आती है कि अब आंदोलन होगा, उग्र होगा, धरने प्रदर्शन होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, बसें जलाई जाएंगी, भारत बंद होगा। तो करनी सेना की ये छवि है, इसका कैसे मानते हो आप? सरकार ऐसा आज तक 20 सालों में 2006 में करनी सेना बनी थी जी, और 2026 चल रहा है, 20 साल हो गए। 20 साल में आज तक कभी लाठीचार्ज नहीं हुआ, कभी भी एक भी बस को जलाना, बस के पत्थर मारना। मुझे आप एक छोटा सा क्लिप दिखा दीजिए जिसमें ऐसा कुछ हो रहा है। पद्मावत के समय हमें बदनाम करने के लिए नोएडा में एक बस पे पत्थर फिकवाए गए, बोला गया कि करनी सेना फोड़ के गई है, तोड़ के गई है। 2 लड़के पकड़े गए, रिलायंस स्टोर में काम करने वाले लड़के थे, सरकार के प्लांटेड लड़के थे, मालूम चला फिर दिखाया किसी ने नहीं, कोई बात नहीं, बदनाम पूरे देश में कर दिया। तो ऐसा चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, तो जब अगर गूंगे बहरे लोग संसद में, विधानसभा में बैठे हैं तो धमाकों की ज़रूरत सबको पड़ती है और हम लोग वो धमाका करते रहते हैं, जिससे इनको समझ में आए कि भैया नहीं सुनोगे, नहीं देखोगे तो बाकायदा धमाका होगा। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, जब सत्ता और सत्ताधारी अगर आपके जो आम जनता है उनके प्रति कहीं ना कहीं उदासीन हो जाएगी तो सड़कों पे आना पड़ेगा, चाहे वो मेरा घर का ही व्यक्ति क्यों ना हो, मेरी रिश्तेदारी क्यों ना हो, मेरी वो पार्टी क्यों ना हो जिसको हमने खड़ा किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अपने लोगों के खिलाफ भी बाकायदा निंदक बनकर, कहते हैं निंदक निर्य राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। तो आप निंदक बन के अगर काम करोगे, विरोधी मत बनिए। हम लोग विरोधी नहीं हैं, ये हमारी खुद के द्वारा खड़ी की गई सत्ता है, सरकार है। तो हम तो चाहते हैं ये हमारे लिए काम करे, पर हमारे बच्चों के हक अधिकार कोई अगर नज़रअंदाज करेंगे, हमारे बच्चों के भविष्य के
ऊपर ये डेथ सर्टिफिकेट अगर साइन करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे सामने कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बार बार बोलता हूँ, हम बनाने वाले लोग हैं, हम बिगाड़ भी सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमारे लिए काम कीजिए, हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आपने कहा बनाने और बिगाड़ने की बात है, तो मुझे एक समय याद आता था जब मैं रिपोर्टिंग किया करता था। कमल का फूल हमारी भूल, ऐसा एक नारा राजपूत सभा भवन से चालू हुआ था और वो पूरे राजस्थान में चला था और उसका इम्पैक्ट इतना हुआ था कि शायद बीजेपी जितनी सीटों पे आनी चाह रही थी उतनी सीटों पे आ नहीं पाई थी। चूँकि राजपूत जो कोर वोट बैंक है वो बीजेपी का माना जाता है, तो ऐसा क्यों होता है कि बीजेपी की सरकार में ही आपको सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये मैं भी सोचता रहता हूँ हमेशा, पिछले 20 सालों में 2006 से जब करनी सेना बनी, 23 सितंबर 2006 से, और आज 20 साल हो गए। 4 बार में से 2 बार बीजेपी रही, 2 बार कांग्रेस रहा। हमने कभी कांग्रेस के राज में 2-4 विषयों को छोड़कर कभी विरोध प्रदर्शन नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्होंने कभी मौका नहीं दिया, और हमने अगर कोई डिमांड रखी तो बिना कोई विलंब के उन्होंने मान लिया। महाराणा प्रताप में गोविंद डोटासरा शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने बोला कि हम लोग इस पे बाकायदा एक कमेटी बिठाएंगे और इस पर बाकायदा वापस से एक सर्वे कराएंगे कि महाराणा प्रताप ने वो लड़ाई लड़ी कि नहीं लड़ी। हमने एक स्टेटमेंट दिया, भैया तुम अगर इसका वो करोगे, कुछ विश्लेषण करोगे तो सरकार का विश्लेषण हम करेंगे। बाकायदा कांग्रेस ने माफ़ी मांगकर उसको मान लिया, कुछ बकवास नहीं करा। और यही अगर बीजेपी होती तो बाकायदा हमारे मुंह फाड़ती, दांत गिनती, ताकत है कि नहीं है, फिर हम वापस लेंगे, क्योंकि इनके आदत में है। मैं उसी विद्यालय का विद्यार्थी हूँ जिससे मोदी हैं, मुझे मालूम है ये हठधर्मिता करेंगे। और क्यों करेंगे? उनको मालूम है जाएंगे कहाँ। कांग्रेस ये है नहीं, ये हमारी बीजेपी के टट्टू हैं, ये जड़ खरीद गुलाम है हमारे। इनको, इनके दिमाग में सीधा सीधा सेट है। जो 95% तक वोट देते हैं उनको हमेशा हर टेन्योर में, ये हर अपने सत्ता काल में, अपने 5 साल के वर्किंग काल में हमेशा ये चैलेंज पे चैलेंज देते रहते हैं। क्यों? मुझे मालूम नहीं, इनकी विचारधारा क्या मुझे मालूम नहीं, पर जिस कांग्रेस से हम लड़े उनकी औकात नहीं, वो हमारी ताकत को जानते हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ, जब से उसको कांग्रेस को ये मालूम है कि ये लोग कौन है, क्या ताकत रखते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी जिनको हमने खड़ा किया वो हमारी पता नहीं ताकत को क्यों चैलेंज करते हैं, मेरे आज तक समझ के बाहर है। पर सीधा सीधा आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये बार बार दांत गिनना बंद करें, अनुशासन की परीक्षा लेना बंद करें। हम जिस दिन अनुशासन की परीक्षा में फेल हुए तो 2018 में जो आप बोल रहे थे कमल का फूल हमारी भूल, ये नारा हमने दिया था, इसी करनी से दिया था। कालू साहब के मैं वही आ रहा था कालू साहब के मुख से नारा निकला और हम लोगों ने उसको बाकायदा फॉलो किया। कई सारे लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी में जाके बिके भी और नारा भी वापस लिया। पर ये श्री राजपूत करनी सेना ने कभी वापस बैक एंट्री नहीं करी। 3 स्टेट, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हमने हराए। 10% आरक्षण आया ना, पूरे देश में बिना मांगे आए। लोग अलग अलग लोगों को वो देते हैं। साहब सबसे बड़ा अगर इसमें किसी की हिस्सेदारी और भागीदारी थी तो श्री राजपूत करनी सेना और लोकन सिंह जी, स्वर्गीय लोकन सिंह जी कालवी की थी। हम उनके एज ए सिपाही पूरे देश में काम करा हम लोगों ने, बाकायदा चैलेंज करके कि हम लोग नहीं आने देंगे, हरा दिया 3 स्टेट। अभी भी एमपी चुनाव में भी चैलेंज किया था पुरुषोत्तम रूपाला के मामले में, और बाकायदा 400 पार के नारे को 230 भी ले आए थे। तो अगर राजपूत जो कोर वोटर है, अब की बार तो राजपूत के साथ कौन है? ब्राह्मण, जो हमेशा गुरु की भूमिका में राजपूत के साथ रहता आया है सैकड़ों सालों से। और इन 20, 30, 50 सालों में कहीं ना कहीं पथ भ्रमित ब्राह्मण हुआ तो ब्राह्मण अकेला रह गया पूरे देश में। अगर विरोध है तो ब्राह्मण समुदाय का सब व्यक्ति विरोध कर रहे हैं। आज तक राजपूत समुदाय ने कभी विरोध नहीं किया, आज भी सम्मान की दृष्टि से देखता है, वो है क्षत्रिय समाज। और महाराणा प्रताप के साथ अगर धन बल की कमी हुई और धन की कमी को पूरा करने अगर वैश्य समाज से कोई आए तो वो थे जिनको हमेशा हम लोग भामाशाह के नाम से जानते हैं, वो वैश्य समाज अब की बार हमारे साथ खड़ा है। वो हमारे चित्रगुप्त जी के जो वंशज हैं, कायस्थ समाज वो भी हमारे साथ है, भूमियार समाज वो भी हमारे साथ है, पटेल समाज वो भी हमारे साथ है, महाराष्ट्र के मराठा वो भी हमारे साथ है, अपने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का जाट वो भी अब की बार हमारे साथ है, पठान, सैयद जो मुस्लिम समुदाय की अपर कास्ट आती है वो भी हमारे साथ है, क्रिश्चियन समुदाय के भी, क्रिश्चियन ईसाइयों में भी जो अपर कास्ट आती है वो हमारे साथ है। खूब सारी जातियाँ साथ है इस मुद्दे पर। ऐसा नहीं कि हम अकेले लड़ रहे हैं, पर केवल मैं हमेशा बोलता हूँ, मंचों से बोलता रहता हूँ, और ये ज़रूरत भी है। आपको सैनिक तय करना पड़ेगा, सैनिक कौन है जो सैकड़ों साल से ब्राह्मण को गुरु मानकर उसका आशीर्वाद लेकर जो क्षत्रिय समाज लड़ता है उसको सैनिक के तौर पे आगे किया जाए।
उस वैश्य समाज को भामाशाह के तौर पे पीठ बनकर, बाकायदा उसकी ढाल बनकर उसके पीछे खड़ा हो। और जो पढ़ने लिखने में आगे है वैश्य समाज, वो बाकायदा क्या क्या चीज़ें हो सकती है लिखित में उसकी भरपाई करे। तो ये चीज़ें हो कि हम ये युद्ध लड़े, तो युद्ध हर एक कौशल से लड़ा जाता है, सब साथ होंगे तब सफलता मिलेगी। सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक महाभारत का एक वो प्रसंग है कि जो बाकायदा जब चीरहरण हो रहा था और केवल उनको चीरहरण होते हुए देख रहे थे, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे द्रोण हो, और चाहे कोई भी हो, कौरव पूरे के पूरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अधर्म के साथ खड़े होंगे वो मारे जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, चाहे अपना क्यों ना अपना गुरु हो, न क्यों ना अपना पितामह हो। अगर गलत हो रहा है और नहीं बोल रहा है, हमारे समाज के खूब सारे नेता जो इस अधर्म के खिलाफ खड़े नहीं हैं वो भी मारे जाएंगे। जो इसके पक्ष में इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले मारे जाने का मतलब ये नहीं कि कोई सजाए मौत होगी उनको, पर साहब किसी की पॉलिटिकल मौत होगी, किसी की सामाजिक स्तर पर मौत होगी, पक्का ज़रूर समाज स्वीकार नहीं करेगा। आपकी बार ब्राह्मण बहुत उच्च लेवल पर इस चीज़ का विरोध कर रहा है, राजपूत बहुत उच्च लेवल पर कर रहा है, वैसे हो सकता है व्यापारी कौम कम कर रही है, पर उनके मन में पीड़ा है, कायस्थ 100% विरोध कर रहा है। मैं अभी गुजरात जाके आया, पटेल कर रहा है, बिहार में बाकायदा भूमियार कर रहा है, हर जगह हो रहा है। इनको समझने की जरूरत है। हठ धर्मिता करोगे, हठ रावण का नहीं चला, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। जब रावण इतनी सारी चीज़ों का ज्ञाता, परम ज्ञानी और प्रमुख शिष्य महादेव का, जिसको सैकड़ों सिद्धियाँ विद्याँ नौ निधियाँ सब कुछ उसके पास थी, सब कुछ खत्म हो गया। किसके कारण से? एक गलत कदम, अपने धर्म को, अपनी सब कुछ, अपनी जो शिक्षा उसको नष्ट करने वाला एक पराई नारी के लिए एक कदम, गलत कदम उसका पूरा भविष्य खराब कर गया। तो आप गलत कदम अगर उठाओगे, हमारे तो पूरे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, आप बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। जब इतना बड़ा एक नारी के लिए युद्ध हो सकता है, महाभारत रामायण हो सकती है, तो आप तो लाखों करोड़ हमारी बच्चियाँ हैं, वो कॉलेज में जाएगी और डर डर के जाएगी यूजीसी कानून को लेकर। मैं बस वहीं आ रहा था कि धर्म से लेकर इतिहास तक की जो आपने अभी व्याख्या की है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी लगी कि, और कम से कम ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि कम से कम अब एक वर्ग जो है, राजपूत वर्ग है, वो इस चीज़ को मानता है, पहचानता है कि धर्म की धारणा क्या होनी चाहिए। अब सीधा मैं आपके पास में महिपाल जी आता हूँ कि आपने पूरी रूपरेखा बना दी, आपने पूरी चीज़ बता भी दी जी, हमारे दर्शकों को पता चल गया कि हम किसके बारे में बात करना जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यूजीसी के जो एक कानून है, नए नियम हैं, इसको आप काला कानून क्यों कह रहे हो, और इसके क्या कोई खास प्रावधान है जिस पे आपको आपत्ति है, विरोध है? सर ऐसा है, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो विश्वविद्यालयों को, जो विद्यालय महाविद्यालय हैं उनको ये अनुदान देने का काम करता है। कोई नई लाइब्रेरी बनानी है, कोई लैब बनानी है, प्रोफेसर नया लगाना है, कोई पियोन नया लगाना है, उसका रिनोवेशन करना है, गार्डन बनाना है, कुछ भी बनाना है यूनिवर्सिटी में, महाविद्यालय में, डेवलपमेंट में कुछ डेवलपमेंट का से लेके सब कुछ मैनेजमेंट यूजीसी के हाथ में होता है। नए नियम वो बनाता है। अगर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी बच्चों के साथ प्रताड़ना हो रही है तो उसके खिलाफ नियम ये बनाता है। सब कुछ यूजीसी बना था 1956 में, 1953 में बना था, और 56 में संसद के द्वारा ये एक बॉडी हो गया, केंद्रीय बॉडी हो गया, सेंट्रलाइज बॉडी हो गया, जो ये पूरा देश की विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को अपने अंडर में करके संचालित करता है। ठीक है। अभी इक्विटी एक कमीशन को लेकर इसका एक नया एक रूल इन्होंने लेके आए, समानता का अधिकार टाइप का एक कुछ, और इक्विटी के नाम पे उन्होंने एक इक्विटी कमीशन बनाया जिसमें एक एससी का, एक एसटी का, एक ओबीसी का, एक महिला, एक विकलांग, 5 व्यक्ति उसमें इक्विटी कमीशन में होंगे, जो हर कॉलेज में मैंडेटरी है, आपको वहां पे एक ऑफिस होगा, उस ऑफिस में 5 व्यक्ति विराजमान होंगे। ठीक है। और वो तय करेंगे बच्चों के साथ एक समानता नहीं हो रही है, छुआछूत नहीं हो रही है, कोई जातिवाद नहीं हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, ठीक बात है, होना चाहिए। पर वो किसको केवल तय करेंगे? केवल एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, विकलांग, जनरल कास्ट की जितनी भी जनरल कास्ट की जितनी जातियां हैं, उनके लिए इनका कोई दायित्व नहीं है। पहली बात, न वो ये तय करेंगे कि उनके खिलाफ कुछ हो रहा है तो हम कुछ बोले, नहीं,
जनरल का कोई वहाँ प्रतिनिधि ही नहीं है, कोई बोलने सुनने वाला कहने वाला ही नहीं है। दूसरी बात, जनरल के साथ कुछ भी हुआ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निष्क्रिय होके एक डेड बॉडी होके वो बैठे हैं। और अगर अदर कास्ट के साथ किसी के साथ कुछ भी हुआ तो वो एक्टिव हो जाएंगे जनरल के खिलाफ। और अगर जनरल के खिलाफ जनरल ने कुछ किया ही नहीं है, फिर भी अदर कास्ट जो भी ओबीसी एसटी एससी है उसके कि कोई भी आप मान लीजिए कि कोई शैतान बच्चा है, उसके दिमाग में शैतानी आ गई है कि मुझे साथ वालों को परेशान करना, उसने एक एप्लीकेशन लगा दी, ये एक कंप्लेंट डाल दी। कंप्लेंट का मतलब वही जैसे अपने कोर्ट में कंप्लेंट होती है, अपने थाने में कंप्लेंट होती है, वैसे कंप्लेंट आजकल वो की वही उस कमीशन में भी कंप्लेंट चलेगी। सेम एट्रोसिटी एक्ट जैसा कुछ। हाँ, एट्रोसिटी एक्ट जैसा ही, सेवा में श्रीमान ये फलान ढीकड़ मुझे परेशान और किया, मुझे ये इस किया। तरीके से जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, फलान जान जो भी जितने भी आधार इन्होंने दिए हैं उसके आधार पर मुझे परेशान किया गया, चाहे वो सही हो और चाहे वो गलत हो। उस जनरल के बच्चे के साथ बाकायदा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई में क्या आपको मालूम है? फर्स्ट, रेस्टिगेशन, कॉलेज से रेस्टिगेट करके बाहर कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन रद्द। सेकंड, जो आपको एनरोल नंबर होता है, एनरोलमेंट होता है कि भाई एनरोल आप जब कब वहाँ आपने एडमिशन लिया, एनरोलमेंट रद्द कर दिया जाएगा। सेकंड। थर्ड, वो कमेटी तय करेगी, वो कमेटी फिक्स करेगी, बाकायदा वीसी को बताएगी। वीसी मीन्स वहाँ का वाइस चांसलर जो है, प्रिंसिपल जो है, उसको बाकायदा ये बताया जाएगा कि सर हमने उसको जेल भी भेजा है। आपको मालूम होना चाहिए वो जेल गया है, जेल होगी है, इस दिन जेल हुई है। अब उसकी कब वहाँ होगी बेल होगी हमें नहीं मालूम, क्योंकि बेल का तो अभी मालूम ही नहीं है कि उसका प्रावधान क्या है, उसका उसको छूट वो नहीं बना अभी तक। वो गर्भ के उसमें है। तो सबसे बड़ी बात तो वो मालूम नहीं है, क्योंकि एससी एसटी की तरह अभी भी उसमें भी पहले तो है जेल और फिर बाद में तफ्तीश, फिर बाद में उसकी सुनवाई है। अच्छा, तो पहले जेल भेजेंगे लड़के को, पहले जेल से पहले इसमें दो क्या जोड़ दिए, रजिस्ट्रेशन रद्द, रेस्टिगेशन, फिर जेल और फिर जेल। और तय करने के लिए 5 लोग, जिसमें जो केवल उनको सुनेंगे, किसको? एसटी एससी ओबीसी महिला विकलांग। आपके लिए वहां कोई नहीं। अगर आपके खिलाफ कुछ हुआ है, कोई पंडित जी को कुछ गलत शब्दों से उच्चारण किया है, कोई ठाकर को ठाकर बोला है, कि जो भी कोई और कुछ जो भी यहाँ बोलने जो भाषा में कई सारे वर्ड ठाकुरों के लिए यूज किए जाते हैं वो बोला है, या कोई बनिए को कुछ और बोला है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि प्रताड़ना है। उनको बोलना ही प्रताड़ना मानते हैं। आपको जाति सूचक वर्ड बोलना वो प्रताड़ना में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात तो आपके इस जनरल कास्ट को अलग कर दिया गया है कि प्रताड़ना करने वाला वर्ग यही है। इसका मतलब जाति से मतलब जन्म लेना, जाति में जन्म लेना आपके लिए अपराध घोषित हो जाएगा। मतलब बाई बोर्न क्रिमिनल, ये अंग्रेजों के ज़माने में था, बाई बोर्न क्रिमिनल होना। और बाई बोर्न क्रिमिनल केवल आप इसके कारण से क्रिमिनल हो कि आप जनरल कास्ट से आते हैं, इसके अलावा कोई आधार वहाँ पे नहीं है कि साहब दिखने में गुंडा टाइप का दिखे, या कोई दाढ़ी वाला हो, या उसके कुंडल कान में हो, या उसके तिलक हो तो वो गुंडा दिखेगा, वही होगा। नहीं, आप चाहे बहुत क्यूट से लगने वाले ब्राह्मण हैं, चोटी रखने वाले, बाकायदा एक बढ़िया चंदन का टीका लगाने वाले ब्राह्मण हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण है, ये बढ़िया है, राजपूत है, वो क्रिमिनल है। आपको जब कॉलेज में एंट्री कराई जाएगी, पहले चरित्र प्रमाण पत्र भरा जाता था, अब एफिडेविट भरा जाएगा कि साहब मैं एससी एसटी ओबीसी के साथ किसी भी तरीके की प्रताड़ना, जातिगत शब्दों का इस्तेमाल, छुआछूत या किसी भी तरह का, और मैं उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं करूंगा। ये मैं शपथ लेता हूं, और शपथ करता मैं खुद शपथ लेकर साइन करूंगा। ये यूजीसी है। और भी अगर कुछ डीप में जाना चाहते हैं तो आपकी बहन बेटी को, जो आजकल इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, जिसमें स्टेट की तरफ से 5 लाख और सेंटर की तरफ से 10 लाख रुपए एक मानदेय, एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है कि साहब एससी एसटी का लड़का जनरल की लड़की से शादी करेगा तो 5 लाख रुपए तो स्टेट देगा, 10 लाख रुपए केंद्र देगा। क्यों? प्रोत्साहन तो देना है ना। प्रोत्साहन क्या है? प्रोत्साहन यही है कि गाड़ी में तेल चाहिए, मोटरसाइकिल पे। ऐसे तो मोहल्ले में कैसे घूमेगा लड़का? आपकी बच्ची को वहलाए फुसलाएगा, रेस्टोरेंट लेके जाएगा तो उसका मानदेय देगा। कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट देगी। और यूजीसी में नया कानून और नाटक क्या है? आपकी बच्ची को अगर किसी ने ऑफर किया, जनरल की बच्ची को, तो भगवती का काम है, माँ भगवती का काम है, प्रभु श्री राम का काम, भगवान का किया हुआ काम नहीं है। भगवान का किया हुआ काम है कि मैं राजपूत हूँ। कोई बनिया है, कोई ब्राह्मण है, कोई वाल्मीकि है, कोई मेघवाल है, कोई एससी का है, कोई आदिवासी है। मैंने एप्लीकेशन नहीं लगाई।
पर उस भगवान के किए हुए काम में बाकायदा एक एप्लीकेशन लगेगी। अगर आपकी बच्ची ने मना किया कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, या मैं आपसे दोस्ती नहीं करूंगी, या मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, एक एप्लीकेशन के मेरे रंग के आधार पर, मेरी जाति के आधार पर, मेरे क्षेत्र के आधार पर इस लड़की ने, इस उच्च कुल की लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया है, सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करे। बाकायदा महाविद्यालय, विद्यालय, कॉलेज प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करे। उस लड़की का भी रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। आप नहीं कर सकते मना, राइट नहीं है आपको, क्योंकि उसका मान सम्मान खंडित हो रहा है आपके मना करने से। कई हजारों साल से आपने जो प्रताड़ना दी है, अब आपको बराबर का अधिकार देना पड़ेगा। उसके साथ शादी करके, उसके साथ फ्रेंडशिप करके, जबरदस्ती 1,00,000% जबरदस्ती। यही तो है यूजीसी, और है क्या यूजीसी? तो ये चिट भी अपनी और पट भी अपनी हो गया। आपकी, इनकी सब कुछ इनकी है। अभी तो आपसे आईएएस मतलब सबसे बड़ी इस देश की सर्विस है आईएएस। एक आईएएस एसटी का वो बाकायदा अपने समाज के मंच से बोलता है कि ब्राह्मण अपनी बेटी देगा तब हमारे यहाँ समानता आएगी। हमने किसी भी ऐसे, लेकिन वो ये तो मान ही रहे हैं ना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्राह्मण उच्च कुल में है, ये तो मान ही रहे हैं। फिर भी वो यहाँ पे ठीक है, उस कुल से अपने यहाँ पे बच्ची आ जाए तो वो डीएनए वो सब चीजें, वो तो बोल ही रहे ना, आप वो तो मान ही रहे ना। फिर भी ये आप लोग सबसे उच्च कुल के आप ही हैं, ये तो वो बोल रहे हैं, यही तो वो बोल रहे हैं। मन से वो मान रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि समाज में नहीं मान रहे कि नहीं हम नहीं, समाज में भी वो खुल में तो आपको ही ऊंचा मान रहे हैं, इसीलिए तो अपनी बच्ची की बात कर रहे हैं वो लोग। और मैं केवल यही बोल रहा हूँ, सरकार मानसिक गुलामी का कोई न तोड़ है, न उसका कोई सलूशन है। जो मानसिक गुलाम है कि मुझे दलित रहना है, ये मानसिक गुलामी है, शारीरिक गुलामी नहीं है। कोई आईएएस का बेटा है, वो कैसे दलित रह सकता है? ये मुख्य धारा की और धारा की लड़ाई है। अगर आपको मुख्य धारा में आना है तो आपको मानना पड़ेगा कि मैं आईपीएस का बेटा हूँ, मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे 3 पीढ़ियों की ज़रूरत नहीं है। वो क्रिमिनल में आकर बाकायदा वो खुद मना करे कि भैया अब हमारा परिवार, ये जो 80-82% जो SC ST के लोग बचे में जिनको ये आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए, वो आज भी क्यों वंचित है? क्योंकि एक आईएएस, एक आईपीएस, एक आरएएस, एक कलेक्टर, एसडीएम अपने बच्चों को वही सेम वो की वही जो आरक्षण है उसका लाभ आज भी दिलाना चाहता है। उसको नहीं मतलब है उस गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित, जो भी इन आज की भाषा में इनके लिए यूज़ किया जाता है SC ST पर, है गरीबी SC ST में है, हम मानते हैं इस बात को, पर उनके लिए वो लोग, वो वर्ग वो नहीं है जो SC ST को प्रताड़ित करने में वो आगे नहीं है। क्योंकि 80 साल हो गए भारत आज़ाद हुआ, न तो अगर आरक्षण मिला है तो ब्राह्मण बनिया राजपूत को नहीं मिला है, SC ST OBC को मिला है। फिर भी उनको आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उन्हीं के लोग उनका कोटा खा रहे हैं, आगे डिलीवर नहीं कर रहे अपने समाज के लोगों को, 1,00,000% डिलीवर नहीं कर रहे हैं, लेने नहीं दे रहे हैं। मजा वो ले रहे हैं क्योंकि सिस्टम में वो आ गए। एक आईएएस बन गया, उसका बेटा भी आईएएस बन गया। 15-18% जो एक बार अगर इस सिस्टम में आ गए, वो लोग सिस्टम से निकल नहीं रहे। एक राष्ट्रपति का बेटा और फिर भी वो अगर आरक्षण का लाभ ले रहा है, तो इससे ज़्यादा बुरी बात उन अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लोगों के लिए नहीं है जिनको किसी गरीब बच्चे को वो हक है, वो खा गया राष्ट्रपति का बेटा। द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी समाज से आती है, राष्ट्रपति बन गई है। कभी अंबेडकर जी ने बोला था कि 10 साल से ज़्यादा आरक्षण मत देना, या तो दो ही मत, छुआछूत का 10 साल के लिए था। हा? वैसे तो 10 साल के लिए 10 साल के लिए आया था कि 10 साल से ज़्यादा बढ़ाओगे तो छुआछूत का बहुत बड़ा सेंटर हो जाएगा ये। और एक बड़े कहते हैं कि वीपी सिंह जी ने बोला था कि जिस दिन इस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दलित हो जाएगा उस दिन आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज प्रधानमंत्री ओबीसी से है, राष्ट्रपति पहले एससी से आए थे राम कोविंद जी, अभी एसटी की है द्रौपदी मुर्मू जी, और सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम लॉयर, सुप्रीम जज, सबसे बड़ा जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो एसटी से है। तो फिर मुझे लगता नहीं कि अभी भी ज़रूरत है कि जो न्याय देने वाले लोग हैं, जो लॉ बनाने वाले लोग हैं, जो देश चलाने वाले लोग हैं, वो इसी तीनों जातियों से आते हैं, और फिर भी वो प्रताड़ित है कि 5000 साल से हमें प्रताड़ना है। तो भैया ये मानसिक गुलामी है, ये सिस्टम की गुलामी नहीं है। ये तुमने मानसिक गुलामी तय कर लिया कि जब तक एक 5 बार का MP, 3 बार का केंद्रीय मंत्री और चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि मैं दलित हूँ इसलिए मेरे साथ ये गलत हो रहा है। अरे भैया तू ऐसा दलित सबको बनाए, हमें भी बना दे ऐसा दलित, कहाँ दिक्कत आ रही है? जो 3 बार का तो केंद्रीय मंत्री है, 5 बार का, 6 बार का MP है, और तू बोल रहा है कि मेरे साथ प्रताड़ना हो रही है, तो यार ऐसा दलित हमको भी बना दे जो हम भी ये इस तरीके की प्रताड़ना हम भी झेल लें। ये मानसिक गुलामी है, इसका एक राज्य के
पुलिस महानिदेशक जिसको डीजीपी बोलते हैं, उन्होंने खुले मन से कहा था कि मैं आज भी दलित हूँ और आदिवासी हूँ। तो उस पर कटाक्ष इस तरीके से आया था कि अगर एक पुलिस मुखिया का, पुलिस सूबे का अगर मुखिया जिसको डीजीपी कहा जाता है, अगर वो आज भी दलित है इतनी हायर पोस्ट होने के बाद में भी, तो उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता फिर। वो मानसिक गुलामी उसको बोलते हैं, वो मानसिक गुलाम है, वो इससे निकल नहीं, विकृति है, मानसिक विकृति। और आज वो एमपी भी चुने जा चुके हैं, एमपी भी रह लिए। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी मोदी जी ने बोला था कि मैं दलित हूँ, मैं महादलित हूँ, इसलिए मुझे 2 बार का, तीसरी बार का प्रधानमंत्री दलित है और वो प्रताड़ित है। तू खाई को दलित है भैया, हमको बना दे ऐसा दलित। सही बात है मकराना जी। मकराना जी, फिर ये बताओ कि ये जो करनी सेना ने यूजीसी बिल के खिलाफ जो इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा है, क्या ये सिर्फ राजपूत समाज की ही बात है या पूरा स्वर्ण समाज और सामान्य वर्ग इससे प्रभावित है, और कौन कौन इसके साथ में, आपके साथ में तन मन और धन से जुड़ा हुआ है? मैंने अभी आपको जातियाँ गिनाई थी, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, वैश्य, शूद्र, वैश्य, भूमियार, पाटीदार, मराठा, जाट, ईसाई, क्रिश्चियन, और इसके अलावा भी और कई सारी जातियाँ इसमें आती है। और मैं बड़े साफ सीधों में बोलता हूँ, अब की बार जो यूजीसी है उस पर राजपूत से ज़्यादा अगर करंट कोई निकाल रहा है वो ब्राह्मण निकाल रहा है। और वैश्य समाज हो सकता है उपस्थिति कम हो, पर पीछे से उनका सपोर्ट पूरा है। कायस्थ समाज की बहुत ज़बरदस्त उसकी उपस्थिति है, राजपूत समाज की भी है। तो ये कतई नहीं है कि राजपूत समाज की अकेली, ये तो सरकार आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, वैश्य समाज सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। वो अगर नहीं आए रोड पे तो वो उनके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अभी तो उनको लग रहा है कि वो पता ही नहीं, वो हम कोई बीजेपी को हटाने की या तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें आपके बच्चों के भविष्य की, आपके बच्चों के सपनों की। वो टूट जाएंगे सरकार। ब्राह्मण सेकंड पर आता है, पहले सबसे पहले ऊपर केवल और केवल आता है तो कोई वैश्य समाज आता है, बढ़िया समाज आता है, उनके बच्चे हायर एजुकेशन में नंबर 1 नंबर 2 पे रहते हैं। सेकंड ब्राह्मण रहता है, उसके साथ कायस्थ समाज भी उसके साथ रहता है। हम तो 10वें नंबर पे हैं। हम तो लड़ इसलिए रहे हैं कि हमारे बच्चे भी अगर 5% भी हायर एजुकेशन में जा रहे हैं तो उनका भविष्य भी बर्बाद है। और चाहे वहाँ सिलेक्शन IAS में RS में नहीं हो रहा होगा, पर ग्रेजुएशन तो 100% कर रहे हैं ना, वहाँ तो उनको परेशान तो उनको सबको होगी। पर मैं बोल रहा हूँ एजुकेशन स्तर पर IAS और जो भी टॉप रैंकिंग है हर एक चीज़ की, कंपटीशन क्लासेस की, वो वैश्य समाज की है, वो उनकी उपस्थिति कम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, उनको आना चाहिए। नहीं आओगे तो पछताओगे। राजपूत आगे है, ब्राह्मण आगे है, कायस्थ आगे, आपको भी आके बात करनी चाहिए बाल्यकाल से स्वयंसेवक को। मुझे गर्व है इस बात का। और मैंने बोला ना बार बार, मैं उसी पाठशाला का विद्यार्थी हूँ जिस पाठशाला के मोदी जी रहे, जिस पाठशाला के योगी जी रहे हैं, अडवाणी जी रहे हैं, वाजपेयी जी रहे हैं। मैं जानता हूँ ये कहाँ तक लड़ेंगे। मुझे ये भी मालूम है कि मुझे भी बाकायदा वहाँ तक लड़ना पड़ेगा। पर ज़्यादातर जो मेरे साथ ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, कायस्थ समुदाय के लोग हैं, वैश्य समुदाय के लोग, वो भी RSS से बाल्यकाल से जुड़े हुए लोग हैं। कोई प्रचारक निकला हुआ है, कोई कुछ निकला हुआ है। मैं भी बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ। 20-25-30-35 साल हो गए मुझे। बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से लड़ना जानता हूँ। मुझे मालूम है एक ही चीज़ मैंने वहाँ से सीखी है, अधर्म के खिलाफ लड़ो, असत्य के खिलाफ लड़ो, चाहे सामने कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैसेज ये जाना चाहिए, संदेश यही जाना चाहिए कि ये हमारा जो यहाँ का शिष्य, यहाँ का जो चेला है, जिसने हमसे शिक्षा ली है, वो बाकायदा उस शिक्षा पे खरा उतरा। लेकिन यूजीसी का दावा ये है मकराना जी कि नियम जो है उच्च शिक्षा में जो जातिगत भेदभाव रोकने और समानता लाने के लिए है, फिर आप इसे स्वर्ण समाज के खिलाफ साजिश क्यों मान रहे हो? सरकार यूजीसी दावा कर रहा है, मतलब ऐसा उनके दावे से क्या होता है? जो फिर हमारा फिर वहाँ पे कैंडिडेट क्यों नहीं है? हमारा सुनने वाला क्यों नहीं है? जनरल का क्यों नहीं है सुनने वाला? दूसरा, कोई अगर गलत रिपोर्टिंग करता है, गलत अगर आपके खिलाफ शिकायत करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? और केवल जनरल कास्ट को ही अपराधी क्यों मान लिया गया? और जनरल कास्ट से ही क्यों एफिडेविट भराया जाएगा कि भैया तुम एफिडेविट भर के चरित्र प्रमाण पत्र देते थे पहले, अब ये एफिडेविट दो कि साहब हम इसके साथ प्रताड़ना नहीं करेंगे। आप समझिए मेरी बात को। अगर कोई गलत शिकायत आपके खिलाफ करता, वो की वही धाराएं उसमें लगनी चाहिए, लगाओ ना। हमारे बच्चे के खिलाफ अगर प्रताड़ना होती है तो उसके लिए भी सुनने वाला वहां एक अधिकारी हो ना, कहां दिक्कत है? सरकार ऐसा नहीं है कि हमारा कोई है ही नहीं और वो बोल रहे कि इक्विटी तो तब आती है, समानता तब आती है जब सबको समान अधिकार हो। हमने मांगा था समान नागरिक संहिता, इस देश में यूसीसी मांगा था, यूजीसी लेके आए। हमने मांगा था समान शिक्षा प्रणाली, पूरे देश में एक शिक्षा प्रणाली हो। आप कौन सी शिक्षा प्रणाली को? हमने मांगा था शिक्षा का स्तर ऊंचा हो,
शिक्षा का स्तर देखिए पूरे विश्व में अपना कौन से नंबर 91 92 नंबर पर अपना शिक्षा का स्तर आता है। तो आप देखिए कि हमें हमें किस लेवल पे इसको सुधारने की ज़रूरत है, वो नहीं सुधारा जा रहा। जहाँ कैंपस में लोगों के दिमाग देखे जाते हैं, कितना ब्रिलियंट है वो देखा जाता है, उसकी उच्च शिक्षा देखी जाती है, यहाँ जाति देखी जा रही है। कहाँ लड़का कहाँ पे जा सकता है, किस विश्व के किस बड़ी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हो सकता है, उसको वहाँ पे बाकायदा कुछ वहाँ से कुछ वो आ सकता है कि भैया निमंत्रण आ सकता है कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़िए आप, हमारी तरफ से ये न्योता है और बाकायदा ये आपको मानदेय मिलेगा, ये आपको फ्री वहाँ पे कॉस्ट वहाँ पे पढ़ाई होगी। वो तो नहीं देखा जा रहा, ये जाति देख रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यूजीसी के जो नए नियम है उसको अब जो सुप्रीम कोर्ट ने भी यूजीसी के नियम पे जो रोक लगा दी है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और आपकी जीत का हिस्सा मानते हो इसको आप? कोई रोक नहीं लगाई, केवल स्टे है, वो भी अस्थायी स्टे है, और वो भी पूरे देश में जब हुआ तो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। एक जैन साहब है जो वकील है, उन्होंने वहाँ पे लगाया कि हमारे बच्चों के साथ एक कुठाराघात है, और उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तो एक 2017-18 में एक नियम बनाया, नहीं वो जो SC/ST का जो काला कानून है उस पर भी तो दिया था, इन्होंने बदल दिया। उस संसद में बैठ के बाकायदा उन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट के मानने वाले लोग थोड़ी हैं, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट, इनके लिए फर्क पड़ता है कि अगर इनका अच्छा लग रहा है तो ये लागू कर देंगे, इनको अच्छा नहीं लग रहा है तो ये संसद में जाके उसको बाकायदा संसद में बैठ के, और हमारे जो नमूने भेजे हुए सांसद हैं उनको बिठा के उन्हें साइन करवा के चालू लागू कर देंगे। हमारे जितने भी लोग गए हैं सबके सब एक के एक कमजोर आदमी, एक के एक कंडम नेता है जिनका समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, अभी तक बोला तक नहीं। मैं बोल रहा हूँ ऐसे लोगों को तो घर बिठाओ, बहुत साल हो गए सही भैया। नहीं, घर बैठा दो तो, लेकिन वोट दे के अब उनको भिजवाते भी तो आप लोग ही हो सरकार। इसलिए हम लोग दर्द हो रहा है कि आज तक तो बोलने का समय आया नहीं है समाज के लिए, पहली बार तो बोलना था। पूरे देश में ना राजपूत बोला, राजपूत का नेता बोला, न ब्राह्मण का नेता बोला, न बनिए का नेता बोला। कहाँ गए भैया, कोटे से आते हो। ऐसा क्यों होता है महिपाल जी? अब आप ऐसे करो, वहाँ पे अब जैसे राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, ज्योतिराव सिंधिया जी हैं, या ऐसे भी जो हैं जो राजपूत समाज के भी हैं, ब्राह्मण समाज के भी हैं, कायस्थ के भी हैं, जैन भी हैं, बणिये भी हैं, चाहे पीयूष गोयल जी की बात कर लो, अश्विनी वैष्णव जी की बात कर लो, या ऐसे कई तमाम और भी MOU मंत्रिमंडल हैं जो मतलब मैं नाम बता सकता हूँ, लेकिन वो फिर वो 25-30 नाम एक साथ बोलने पड़ेंगे। तो वो लोग भी तो हैं। तो क्या आप जब राजनाथ जी ये दावा करते हैं कि मैं समाज का अधिपति हूँ या मैं समाज को प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरा, और ऐसा मानते भी आप लोग शायद, मुझे जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि राजनाथ सिंह जी राजपूत समाज को एक करने का एक दावा करते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं, तो क्या वो वहाँ पे मोदी जी को या इस तरह की जब चीज़ें बनती है तो उनके नज़र में नहीं आती, या वो विरोध ही नहीं करते, या वहाँ पे मूक दर्शक बन के बैठे हैं? देखिए सरकार, मूक दर्शक ही बने बैठे हैं, इसलिए राजनाथ सिंह जी को 2 बार घेरने की कोशिश की। एक बार तो श्री राजपूत खंड सेना ने दिल्ली में घेरने की कोशिश करी, वो शायद आपके वहाँ गिरफ्तारियाँ भी हो गई थी, और वो 5-7 लेयर सिक्योरिटी लगा दी गई वहाँ पर, बाकायदा हमारे लड़कों को 200-300 को पकड़ लिया गया। अभी 5-7 दिन पहले फिर यूपी के राजपूत समाज के जितने भी गणमान्य लोग हैं वो वहाँ पे जा रहे थे तो उनको पकड़ लिया गया। यहाँ पे जैसे कल 22 तारीख को हम लोग पूरे देश में जितने भी MPs हैं वहाँ हम उन सबको घेर रहे हैं। यहाँ राव राजेंद्र सिंह जी का है, मंजू शर्मा जी का है, वहाँ घेराव होगा कल सुबह 9-10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में हम लोग जा रहे हैं हर जगह। और पूरे देश में जहाँ जहाँ MPs हैं, पूरे राजस्थान में 25 हैं, कोई भी पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कांग्रेस है चाहे BJP हो। सदन में बैठा है, हमारे खिलाफ बिल आ रहा है, वो चुप है, वो हमारा दुश्मन है, हम उससे बदला लेंगे, बाकायदा विरोध। बातचीत का दौर जारी रखेंगे, लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। मकरांदर जी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो नए नियमों में जो इक्विटी की जो परिभाषा इतनी स्पष्ट है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है और सामान्य वर्गों के छात्रों, अध्यापकों पर झूठे केस वेस लग रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? 1,00,000% स्पष्ट भाषाएं हैं, उनको कभी वो डिस्क्राइब किया ही नहीं गया है। इक्विटी जो है, इक्विटी कमीशन है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया इन लोगों ने कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। उसमें बाकायदा छात्रों के साथ जो वहाँ के प्रोफेसर हैं वो भी उसकी जद में आ रहे हैं, वहाँ का पियोन है, वहाँ का चपरासी है, वो भी उसकी जद में आ रहा है। वहाँ हर एक काम करने वाला व्यक्ति, चाहे PTI हो चाहे कोई भी हो, चाहे वहाँ का VC क्यों ना हो, वो भी उसमें जद में आ रहा है। तो आप कंफर्म कीजिए, सरकार से मेरा ये अनुरोध है, पहले कंफर्म कीजिए करना क्या चाह रहे हैं, किसके खिलाफ क्या करना चाह रहे, तभी हम लोग आगे इसको, जब तक 5-7 चीज़ें इसमें क्योर नहीं होती, लागू नहीं होने देंगे। हम तो चाहते हैं ये रोल बैक हो। और क्या आपको लगता है कि UGC ने जो OBC को शामिल करके नियम बनाए हैं जिससे विरोध और भी ज़्यादा तेज हो गया है, तो इसका जो, अगर इसका जवाब आपकी नज़र में हाँ है, तो इसका क्या असर पड़ेगा आगे भविष्य में? सरकार, ऐसा है कि OBC को जो शामिल किया है ये एक राजपूत ब्राह्मण बनिए को अकेला करने की साजिश है।
ओबीसी मूल ओबीसी वो एक कौम है जो इन तीनों चारों कौमों के जन्म से लेके मरने तक साथ होती है। ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, इसके साथ देखो ढोली, नाई, कुमार, माली, ये 5-7-10 जातियाँ, खाती, ये ऐसी जातियाँ हैं जो पैदा होता तब से चालू होती है, मरते हैं तब तक उनका साथ सहयोग होता है। तो इनको मालूम है कि एक ब्राह्मण का मतलब है 15 वोट, एक राजपूत का मतलब है 20 वोट, क्योंकि जातियाँ हमेशा ये जो मूल जातियाँ हैं ओबीसी की वो हमेशा हमारे साथ रहती है। अब की बार उनको ज़बरदस्ती उसमें डालकर उनको हमसे तोड़ने की एक साजिश है और उनको ज़बरदस्ती प्रोत्साहित किया जा रहा है कि देखो आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी, तो आप भी इनके खिलाफ खड़े हो जाओ, जबकि उनका परिवार हमारा परिवार, जुड़ा हुआ परिवार है, एक परिवार है। और इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि आदमी जब पैदा हो रहा है तो नए अगर कोई बर्तन लाएगा तो खुमारी माई लाएगी, नए अगर हरे से कोई काम चालू होगा तो वो मालन माँ करेगी, अगर पहला स्नान कोई कराएगा तो नायण माँ कराएगी, नाई समुदाय की। अगर वहाँ गीत कोई गाएगा, अगर कोई दमामन, जो दमामन माई बोलते हैं अपन, तो दमामन मामा, कोई भी अच्छे सुगुन में कोई गीत गाता है दमामन माँ जो ढोली समुदाय से आते हैं। उसके अलावा खूब सारे, जैसे वो एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके लिए अगर कोई पैर चलने के लिए, आपको मालूम हो 3 पहियों का एक वो चलती थी चलने के लिए बनाते थे, तो वो खाती बाबा बनाएगा। तो वो उससे जुड़ाव है एक परिवार से। एक आदमी जब पैदा होता है उससे जुड़ाव किन किन लोगों का पैदा होता ही हो गया, ये सब जातियों का। तो कोई बोल रहा है कि इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, भैया ये वो जातियां जब पैदा होने से लेके जब मृत्यु होती है तब भी इन्हीं सभी जातियों को वापस से काम होता है। मेरे जी एक बात बताओ, जब इतनी बढ़िया सोच आप चैनल के माध्यम से कैमरे पे बोल रहे हो, तो वो बेसिक रीज़न अब मैं वो ढूंढना चाहता हूँ कि वो बेसिक कमी कहाँ है समाज में, कम्युनिटी में, देश में, कि ये सब चीज़ें हर किसी को समझ में क्यों नहीं आ रही है, या इस तरह की चीज़ें लोग समझना क्यों नहीं चाह रहे हैं। ये मेरा बहुत बेसिक, मतलब आज अपन जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज गणगौर है, गणगौर की सफाई निकलेगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ। गणगौर एक काठ की बनी हुई एक स्त्री व पुरुष ईश्वर गणगौर है, ईश्वर गणगौर, शिव पार्वती का रूप होता है, पर एक काठ की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं। किसने बनाई? खाती समुदाय ने। उसका श्रृंगार किया किसने किया? जो भी रंग पेंट का काम करते, रंगरेज का काम है वो समुदाय। तीसरा, उनको श्रृंगार कराया जाता है, कपड़े का काम किसने किया? दर्जी। उसका रेगुलर काम है, ये सालाना, दिन में, मतलब ये एक बूढ़ी गणगौर भी निकलेगी, गणगौर निकलेगी, उसके अलावा भी 4 भुजा की झांकी निकलती है, तो सेम प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। फिर चौथा काम, उसको आभूषण पहनाए जाएंगे। कौन करेगा? सोनी समुदाय। फिर उसको लेके जाने माली भी आ जाते हैं, क्योंकि वो फूल आ जाते हैं। सरकार, मैं बताऊँ आपको, वो सेकेंडरी बात है। उनके जो जुआरे, जो गले में जुआरों के जो माला वो चढ़ाई जाती है, वो करेगा माली समुदाय। उनमें इत्र फुलेल का काम, जो इत्र का काम करने वाली जो जातियाँ, वो इत्र फुलेल का काम करेगी। उनको लेके जाने के चौक तक लेके जाएंगे, घुमा के लेके आएंगे, तो वो काम जो भी उस टाइम की समकक्ष जातियाँ करती थी वो करेंगे। वहाँ उसके साथ अगर कोई पानी की व्यवस्था करना है तो वो पानी की व्यवस्था वाली जो काम है उस टाइम में, जो जिसको क्या बोलते थे, जो चरस लेके चलते थे, वो जातियाँ करेगी। अलग अलग काम, अलग अलग बांटे हुए काम है उसमें। आपको मालूम है, तो जब 14 दिन की ये होती है गणगौर की जो पूजा होती है, तो वहाँ जुआरे होते हैं। जुआरे किस में भरे जाते हैं? बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में। वो कुमारी माई का काम है। तो ऐसे, और हर दिन जब ईश्वर गणगौर के पूजा करने महिलाएं जाती है तो उनके साथ दमामी समुदाय की महिला भी होती है, जो गीत गाते हुए आगे आगे चलती है। तो ये इतनी सारी जातियाँ हैं जो कभी अलग होती ही नहीं है। ये ओबीसी को डालकर यूजीसी में ये अलग करने का काम किया। कौन लेके आया मुझे मालूम नहीं, कि इंडिया का व्यक्ति, भारत का व्यक्ति जो भारत को एक करना चाहता है, कभी नहीं हो सकता। ये बाहर पहले भी वो अंग्रेजों का मामला था, तोड़ो राज करो, फूट डालो राज करो, 1,00,000% फूट डालो राज करो। ऐसा ही कोई षड्यंत्र के पूरे हिंदू धर्म के परिपाटी को छिन्न भिन्न कर देना। आज भी गाँव में ये परिपाटियाँ हैं, पर यहाँ शहरों में कहीं ना कहीं कम हो रही है। और इसी का इसको ज़्यादा हवा देने की बात ये कर रहे हैं कि यूजीसी में ओबीसी को डालकर ये बोला जा रहा है कि आप भी इस पे करो। पर ये ओबीसी के, मेरे उन युवाओं को नहीं मालूम है कि यूजीसी में जैसे जनरल का बच्चा प्रताड़ित हो सकता है, वैसे आपके ऊपर भी मुकदमे SC ST की तरफ से लगने का जो दरवाजा है खुला है। अगर दिमाग में किसी की घपलत हो कि हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे क्योंकि हमें तो पावर दे दिया गया है, नहीं,
पावर उनको उतना ही है, पर आपको भी हम पे इल्ज़ाम लगाने का पावर दिया है जो आप पे कभी आपके हमारे बीच में होता नहीं, पर आप पे आपको और मेरे को एक खाई आपके बीच में खोदने का काम किया गया है। पर अगर उन्होंने किसी ने आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाया तो वो इल्ज़ाम लगेगा आप पे, वो आपके दरवाजे खोले। चलो आगे बढ़ते हैं। मकराना जी, ये जो जयपुर की महापंचायत की बात करें, दिल्ली में चक्का जाम की बात करें, पीएम आवास जो घेरने की चेतावनी की बात करें, अब अगली सबसे बड़ी योजना क्या है अगर सरकार ने नियम वापस नहीं लिए तो? अभी मैंने बोला कि कल 22 तारीख को हम लोग एमपीज़ के जितने भी पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी पार्टी का एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, उसको हम घेरेंगे। वो एक पूरे भारत में, पूरे भारत अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जगहों पे उनकी हर एक स्थानीय वो जो उनका निवास है वहाँ पे। अगर इससे काम नहीं चला तो हम लोग अलग अलग स्टेट में जाके स्वर्ण महापंचायतों का आयोजन करेंगे। उससे भी नहीं चला तो फिर हर एक राज्य की विधानसभा को जब तक घेरा जाएगा, जब तक ये यूजीसी बिल वापस नहीं होता, और फिर भी इनको लगता है कि नहीं हम तो नहीं मानेंगे, हटी हैं, तो फिर संसद घेरेंगे वापस से। जैसे दिल्ली एक बार घेरने की बात हुई थी, हमें आने नहीं दिया, अब की बार संसद घेरेंगे। और बाकायदा हम तो गए थे रामला मैदान, पहुंचे थे, गोरिल्ला युद्ध हम लड़ना जानते हैं। अब की बार गोरिल्ला युद्ध जैसे महाराणा प्रताप के समय बाकायदा हर बार काम आता था, वैसे अब की बार गोरिल्ला युद्ध करके ही संसद घेराव करेंगे। ये बीजेपी सरकार पर आपका आरोप है कि ये नियम जो है वो स्वर्ण समाज को कुचलने की साजिश है। क्या आपको लगता है कि इस मुद्दे पर बीजेपी का जो वोट बैंक है, जिसमें राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, कायस्थ और बाकी जो और भी लोग हैं वो है जैन, टूट सकते हैं, या वो आने वाले समय में बीजेपी के साथ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सरकार थर्ड फ्रंट की बात चल रही है, इसलिए चल रही है। बाकायदा आरएसएस का मतलब स्वयं सेवक रावा, एक व्यक्ति जो प्रचारक रहा 30-30 साल, वो बोल रहा है कि साहब हमने 50 साल क्यों खराब किए, मेरे बच्चों का भविष्य अगर इन लोगों को खराब करना था तो मैंने मेरा जीवन खराब कर दिया इनके लिए, और मुझे कुछ भी नहीं मिला, मेरे बच्चों का भविष्य खराब करने का एक प्रमाण पत्र मिल गया। साहब हो सकता है कि जातियाँ टूट भी जाए, हो सकता है थर्ड फ्रंट बन जाए, जब हम भारतीय जनता पार्टी बना सकते हैं तो एक स्वर्ण एकता पार्टी भी बन सकती है। इसी मुद्दे पे जो बेसिकली आरएसएस है, वो आरएसएस आपका कितना साथ दे रही है, या आरएसएस के जो लोग हैं जो उसकी बेसिक विचारधारा है कि सभी समाज एक हो और भेदभाव मिटे, तो उसको लेकर जो आरएसएस है वो आरएसएस कहाँ तक आपको दे रही है? 18 तारीख के प्रोग्राम में ज़्यादातर जो मैंने 2.5 दिन मीटिंग ली, 2.5 दिन में वो जितने भी लोग थे, 1000 थे, 1 लाख थे, मुझे नहीं मालूम कितने थे, जितने भी लोग थे वो 2.5 दिन की मीटिंगों में थे। उसमें से 12-15 मीटिंगों में 7-8 मीटिंगें मेरी आरएसएस के लोगों ने ली, आरएसएस के लोगों ने करवाई, और उन्होंने चला के बुलवाया। ऐसे ऐसे लोग जैसे मतलब जयपुर शहर में जो परकोटा है, उसमें जो जयपुर में आरएसएस को स्थापित करने वाले लोग हैं, वहाँ तो मेरी मीटिंग हुई है। जयपुर के बाहर आउटर एरिया में मैं खुद महानगर प्रमुख रहा हूँ आरएसएस का, वो कुटुंब प्रमोदन जो एक वहाँ की उसकी शाखा है उसका 3 साल, तो उनके लोगों ने, उनके मेरे साथ वाले लोगों ने मेरी मीटिंग करवाई कि भैया तुम हमेशा वो बात बोलते हो जो सत्य है, और सत्य का हमेशा साथ देना चाहिए, आरएसएस यही कहता है। तो लेकिन एक बात और बताओ मकराना जी कि अभी तक स्वर्ण समाज के किसी भी नेता ने, एमपी ने, एमएलए ने, जनप्रतिनिधि ने इसका विरोध नहीं किया, ना तो पेपर पे किया ना रोड पे आके किया। दूसरी बात कि अगर इस सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती है तो आपका सबसे बड़ा एक्शन और अगला कदम क्या होगा जो निर्णायक माना जाएगा? मैंने शुरू में आपको बोला था कि जो अगर अधर्म को होते हुए देखेंगे वो सब मारे जाएंगे, और अगर ये इनको लगता है कि हम नहीं बोलेंगे तो हम बच जाएंगे, इनकी पॉलिटिकली हत्या होगी ही होगी। अब की बार चुनाव में देखेंगे हम कौन कौन क्या है, और 1,00,000% इनके खिलाफ कदम उठाया जाएगा। और जब तक ये रोल बैक नहीं होता हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगे, हमारी पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे, हर उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ेंगे जो हमारे खिलाफ है। और दिल्ली आप गए और आप लोगों को प्रदर्शन और आपको अपनी आवाज़ ही उठाने के लिए नहीं मौका दिया गया, वहीं आपको गिरफ्तार कर लिया गया या हठधर्मिता पहला कर ली सरकार ने, तो क्या एक्शन होगा उसका? सरकार देखिए, ऐसा कि आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी गिरफ्तारियां भी होगी, लाठीचार्ज भी होगा, आंसू गैस भी होगा, वाटर कैनन भी होगा, और सब तरीके की प्रताड़ना होगी। आपको इनसे डर के रुक जाएंगे तो फिर आपका जो मोटिव है वो कतई पॉसिबल वो नहीं होगा, संभव नहीं होगा, मोटिव पूरा नहीं होगा। तो मेरा निवेदन यही है, जो भी लड़ना चाहता है इन फ्यूचर में, गांधी जी ने लड़ाई लड़ी या महात्मा का ये अगर चंद्रशेखर आज़ाद लड़ाई लड़ी, उन लोगों ने ये देख कर ये समझ के नहीं लड़ी कि हमें इतना लड़ना है, इतना जब तक आज़ादी नहीं मिले हमें लड़ना है, उसके लिए बलिदान देना पड़े, देना है। तो यूजीसी एक ऐसा ही एक इस तरीके का एक
एक्ट है जिसमें आपको लड़ाई तो पूरे देश में जब तक लड़नी पड़ेगी जब तक इसमें सफलता नहीं मिलती। तो इसमें कहीं संशोधन की गुंजाइश रखते हैं आपकी? संशोधन देखो होना जी, चाहिए? हमारे हिसाब से तो इसको रोल बैक होना चाहिए, कोई संशोधन, ऐसी कोई भी एक्ट, ऐसा कोई भी बिल जो आपके हिंदू धर्म की जातियों में खाई खोदने का काम करे, उनको बांटने का काम करे। मुझे किसी भी एससी के एसटी के भाई से कोई नफरत नहीं है, माँ भगवती कसम, किसी भी तरीके से हमारे मन में कोई उनके प्रति कोई असमानता का भाव नहीं है, उनके प्रति कोई अनादर नहीं है। पर ये केवल पॉलिटिकल पार्टियां ये बढ़ाने का काम कर रही है। हम क्यों आपका नाम ले रहे हैं? आपसे हमारा झगड़ा ही नहीं है, हमारा झगड़ा केंद्र से। हमारा झगड़ा अगर कोई है, फाइट है, तो वहां के नेताओं से जिन्होंने हमारे खिलाफ ये साजिश रची है। हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे कोई आ जाए। बहरहाल किसी भी मुद्दे पर आकर आप बैकफुट पे या सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक किसी भी दबाव में आके क्या राजपूत करनी सेना बैकफुट पे आएगी? कतई नहीं आएगी, 1,00,000% नहीं आएगी। और मैं तो ये चाहता हूँ कि सबका साथ हमारे साथ हो, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय, कायस्थ, भूमियार, पाटीदार, सब साथ हो। हमारी ताकत बढ़ती रहे, मनोबल बढ़ता रहेगा, ताकत बढ़ेगी। अगर आप मुझे अकेला कर दोगे, देखो मुझे उस दिन लाखों की उम्मीद थी 18 तारीख को, कम आए लोग, बुरा लगा, पर मनोबल नहीं टूटा, क्योंकि लोग आए, ऐसे अनएक्सपेक्टेड लोग आए जो कभी नहीं आते हैं। तो आप लोग अगर लाखों की, हजारों की संख्या में हमारे बोलने पे आएंगे तो आपका युद्ध लड़ा जा सकता है। आपको लगता है कि महिपाल सिंह अकेला लड़े, खुद का पैसा लगा के लड़ रहा है, खुद का समय लगा के लड़ रहा है, और आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, तो आपको कहां तक तकलीफ है, कमजोरी है? आपको अपनी ताकत बननी चाहिए। पैसा मत लगाइए, उपस्थिति दर्ज कराइए, और वहां नहीं करा सकते तो सोशल मीडिया पे खड़े हो जाइए, नहीं तो बार बार महिपाल सिंह मकड़ा नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा, क्योंकि ये सोई हुई कौमें हैं, कंफर्ट जोन की कौमें हैं। हमारे उन नेताओं को हमने भेजा है जो सपा कमजोर और वो बुज़दिल लोग हैं जो अपने आकाओं से आंख में आंख मिला के बात नहीं कर सकते। हम बात करने की अगर हिम्मत दिखा रहे हैं तो आप भी ये हिम्मत दिखाइए कि अगर लीडरशिप नहीं कर सकते तो भीड़ का हिस्सा बनिए। जो भीड़ का हिस्सा बनोगे तो हमारी भीड़ बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी। तो ये भी कहीं ना कहीं कमी तो है ही कि जैसे आपने 1,00,000% कमी है। सोए हुए लोग हैं, उनको जगाना कैसे पड़ेगा? सरकार अब तो देखो ढोल बजा बजा के हम तो घर घर पीले चावल बांट रहे हैं, पूरे गांव में तो मेरे से बांटा नहीं जाएगा। अकेला महिपाल सिंह क्या कर सकता है? तो महिपाल सिंह भी 5-50 हज़ार महिपाल सिंह बने, उठे, खड़े हो और लड़े। क्यों भैया, तुम्हारे बच्चे नहीं है क्या? हमारे बच्चे हैं क्या? आपको भी अपने बच्चों के हक अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। नहीं लड़ोगे तो कमज़ोर कभी जंगल में फाइट नहीं कर सकता। राजा के कोई रास्ते लग नहीं होता, शेर के कभी रास्ते लग नहीं होता है। शेर स्वघोषित राजा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने बल पे निकलता है। 1,00,000% उसके सामने चाहे हाथी हो, चाहे जिराफ हो, चाहे कोई गधा हो, घोड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने थाप की मारी, लंबा कर देगा। तो वो ताकत, अपनी ताकत को पहचानता है, और उनकी संख्या भी ज़्यादा नहीं होती। पर आप अपने आप को पहचानो सही, आप पहचान भी नहीं रहे, अब आ भी नहीं रहे, उठेंगे भी नहीं। हमें न्याय भी मिलना चाहिए, उठना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। जिन जिन लोगों ने इतिहास गवाया, लड़ाई नहीं लड़ी और अपने पे जुल्म होते हुए देखा और स्वीकार किया, वो हमेशा गुलाम रहे, चाहे आप हो मैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सभी जितने भी मेरे दर्शक हैं, मैं सबसे बोलना चाह रहा हूँ, आप इस मुहिम में साथ दें, करने से लगा, हमारा हिस्सा बने। आप जो भी जनरल कास्ट का कोई युवा है, आपको लगता है कि आपके हक अधिकार, आपके बच्चों के हक अधिकार पे गलत ये डाका है, कहीं ना कहीं उनके साथ कुठाराघात है, इससे जुड़िए, इस मुहिम से जुड़िए। पूरे देश में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दर्ज कराएं। आने वाले पंचायती चुनाव में, आने वाले नगर निगम चुनाव में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जब तक सहयोग नहीं करेंगे, जब तक ये यूजीसी वापस नहीं होता, हो सके तो इनको बाकायदा एक सबक सिखाएं छोटे स्तर पर। अब की बार चुनाव में, पंचायती राज में और नगर निगम, नगर निकाय चुनाव में बाकायदा इनको मुंह की खानी पड़े, ऐसा आप रिजल्ट दें। जय हिंद, जय भारत, सबको नमस्कार, जय माता जी। बहरहाल राजपूत करनी सेना इस मामले को लेकर, इनके जो मामले हैं वो स्पष्ट हैं कि कहीं ना कहीं देश के युवाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और सवर्ण समाज की खिलाफ हो रही साजिशों के खिलाफ ये अपने आप को खड़ा मानते हैं और कहते हैं कि मैं किसी भी स्थिति में देश के स्वर्ण बच्चों के, स्वर्ण समाज के बच्चों के खिलाफ ये जो हो रहा है, इसके मैं खिलाफ लड़ता रहूँगा और अपनी बातों को सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक इसको उठाता रहूँगा। बहरहाल ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अभी बहुत सी बातें, बहुत से अमेंडमेंट होने बाकी हैं, बहुत सी चीज़ें आने बाकी हैं। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक आप इसके बारे में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें बताते रहिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।
मकराना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप NSE 9 न्यूज़ के पॉडकास्ट में पधारे। धन्यवाद। नमस्कार।